जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, मैं राहुल मिश्रा आप लोगों के बीच फिर अपनी कुछ बातें लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा कार्य क्षेत्र बैंकिंग अपराध, फर्जी लोन रिकवरी करने वालों के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं पूरे इस षड्यंत्र में जो लोगों को लोन के दलदल में ढकेला गया है, कहीं ना कहीं सरकार भी शामिल है। आप लोगों को पता है कि बैंक आप लोगों को लोन देती है, तो लोन बैंक कोई फ्री में आपको नहीं दी। बैंक ने आपके साथ एक प्रकार का बिजनेस किया है जिसपे एग्रीमेंट साइन होता है। लोन एग्रीमेंट साइन किया जाता है, चाहे वो डिजिटल साइन किया जाए या फिजिकल साइन किया जाए, पर लोन एग्रीमेंट कहीं ना कहीं साइन किया जाता है। तो आप लोग कभी ये सोचे हैं कि आप बैंक को सिर्फ एक बार ओटीपी देते हैं कि मैंने आपको परमिशन दिया है कि आप मेरे अकाउंट से पैसा जो है वो काट ले। तो हमने तो ओटीपी एक बार दिया है, तो नियमानुसार पेमेंट भी एक बार कटना चाहिए। दूसरे पेमेंट के लिए दूसरी बार ओटीपी लेना जरूरी है या नहीं? पर बैंकें यहाँ पे बहुत चालाकी के साथ काम करती है। वे आपके एक बार के सिग्नेचर को बार बार इस्तेमाल करती है। तो कभी हम लोग बैंक में जाकर ये क्यों नहीं पूछते हैं कि भैया हमने चेक एक बार साइन करके दिया है, तो क्या आप हर बार पैसा हमसे ले सकते हो? गलत है ना? आप लोगों ने सोचा इस बात को? मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें आई हैं। और जब कोई लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है, कोई करार साइन हुआ है, तो ये भी संभव है कि हर एग्रीमेंट में स्टाम्प ड्यूटी पे करना अनिवार्य है। तो बैंकों ने कितने स्टाम्प पेपर पर आपका साइन करवाया है? क्या आप लोगों ने पूछा है? नहीं पूछा होगा। अच्छा, एक चीज और, बड़े बड़े बैंक या इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए बाई डिफॉल्ट कट जाती है, घाटे में चली जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो वहाँ हमारे लिए एक लिमिट तय कर दिया जाता है कि आप दिन भर में 1 लाख से 5 लाख तक ही निकाल सकते हैं, चाहे हमारा करोड़ रुपए क्यों न जाना रहा। वहाँ हमारे लिए लिमिट बना दिया जाता है। पर जब हम डिफॉल्ट होते हैं तो क्या सरकार को हमारे लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिए कि इनसे भी पार्ट पार्ट करके पैसा लिया जाए, और डिफॉल्ट हो गए हैं तो उनका ब्याज छोड़ दिया जाए, इंटरेस्ट छोड़ दिया जाए? कभी आप लोगों ने सोचा है? और छोटी छोटी बातें हैं बैंकों की। क्या आप लोगों ने अपनी इच्छा से लोन लिया है कि किसी के बहकावे में आकर आप लोगों ने लोन लिया? चाहे वो अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे को रोना, या जैसे अभी पीरामल जो है प्रचार प्रसार अपना कर रहा है कि डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। उसी में एक फर्स्ट होम कंपनी करके है, वो तो अपने विज्ञापन में सीधे अक्षरों में लिख कर रखा है कि दस्तावेज की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब दस्तावेज तुम हमसे ले नहीं रहे हो, तो तुमको हमारे आय के बारे में पता कैसे चल रहा है? सभी बैंकों में आप सर्च करना कि क्या एक से अधिक लोन लिया जा सकता है। देखना, सबका उस पर राय दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक लोन लेता है तो लोन का पैसा डूबने का चांसेस उस पर बढ़ जाता है। फिर भी एक के बाद एक जो है, जब तक हमारा सिविल सही रहता है तब तक बैंक हमारे ऊपर लोन को मढ़ने का काम करता है, लोन देने का काम करता है। भाई, यदि मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए तक का ही ईएमआई दे पाऊंगा, बाकी 50 रुपए में तो अपना घर चलाऊंगा, खाना खाऊंगा, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाऊंगा, उनका इलाज पानी करवाऊंगा, बाकी 50 रुपए करना पड़ेगा मेरे को। पर बैंक क्या ये इन सारी चीजों को देखकर ऐसा काम कर रहा है? आपने कभी सोचा है?
और सबसे ज्यादा बुरा तो फंसाया जाता है हमारी भोली भाली जो माताएं बहनें हैं घर में, भाभियां हैं, उनको फंसाया जाता है। एक समूह लोन लिए, आय के बारे में बताया नहीं गया कि किस प्रकार से आय होगा, इनका इनकम कहाँ से आएगा, ये कमाएंगे कहाँ से, ये सारी चीजें बैंक नहीं बताई। एक समूह लोन दे दिए, उसके बाद दूसरा समूह लोन दे दिए, उसके बाद तीसरा समूह लोन दे दिए। यहाँ स्थिति ऐसी है कि करीबन 10 से 12 बैंकें जो हैं एक महिलाओं को जो है समूह लोन देकर बैठी हैं। तो ये बताइए ईएमआई कहाँ से भरेंगी जब उनका जो है आय से अधिक का लोन हो जाएगा और पैसा हाथ में आता है तो खर्च होता है। ये बात कहीं छुपी नहीं। और इनसे मेरा एक सवाल और रहेगा कि आप 10-12 लोन दिए, आपने उनका आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर सिविल आपने देखा है, उसके बाद आपने लोन दिया, तो आप जब रिकवरी करने जाते हैं तो गाली गलौज से बात क्यों करते हो भाई? हाँ, समूह लोन दिए हो तो समूह का दस्तावेज दिखा दो और इनको प्रमाणित करो कि आपने समूह लोन दिया है। तो इनका एक गुरु बनता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट या संस्था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट करके एक संस्था है। वो इन सारे जो है ये जो छुटपुटिया जो बैंक है उनका, वित्तीय संस्थान है उनका बॉस बनने का काम करता है। और इन्हीं के जो है क्राइटेरिया क्षेत्र में लिखा हुआ है कि को दो से अधिक बैंकें या वित्तीय संस्थान एक व्यक्ति को लोन नहीं दे सकते। मतलब ये तो अपने ही रूल को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऊपर से माता बहनें लोगों को आकर ये चमकाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये अपना आईडी कार्ड क्यों नहीं सामने दिखाते हैं भाई? आईडी कार्ड नाम का भी एक चीज होता है। बैंक किसी को अपने बैंक में काम करने के लिए, वित्तीय संस्था में काम करने के लिए रखा है, तो बैंक उसका पुलिस वेरिफिकेशन तो लेता होगा। नहीं तो पता चला कोई जो है खून किया हुआ क्रिमिनल भी वित्तीय संस्थान में आकर नौकरी कर रहा हो, पेमेंट वसूली के लिए गया, पेमेंट नहीं दिया गया तो डायरेक्ट चाकू छुरी चला दी। तो आप लोग इन सारी चीजों को क्यों नहीं ध्यान देते हैं? किसी के बोलने पे आप लोग मान लेते हैं। आपको एक चीज बताऊं मैं, हम लोग जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आंख मूंद के भरोसा करते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर और बैंक के कर्मियों के ऊपर सबसे ज्यादा घोटाला यही करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा, गब्बर जैसी मूवी में पूरे हॉस्पिटल का पोल पट्टी खोला गया। और रियल में जो है आज के डेट में मेडिकल एक कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है, जिसमें लोगों को इलाज नहीं किया जाता है, सिर्फ लोगों को एटीएम के रूप में देखा जाता है कि हाँ एडमिट हो गया। अगर नॉर्मल जो है प्रसव होना है तो वहां भी जो है सीजर ऑपरेशन करते हैं। और बैंकें भी वैसी कर रही है कि उनको पता है आपकी आय 100 रुपए है, पर ये आपको दे दिए हैं कि आप 1,000 रुपये ईएमआई पटाओ, तो आप कब तक पटाओगे? और मैंने कुछ दिनों पहले एक जो है एनालाइज किया था, जिसे मैंने बताया था कि 10 में केवल 6 लोग ही लोन पटा पाएंगे, जिसमें से पहला बंदा बगैर किसी टेंशन के रहेगा, दूसरे बंदे को थोड़ा टेंशन चालू होगा, वो भी कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेगा, तीसरा बंदा वो भी नॉर्मली अपना काम करता रहेगा, चौथा, पांचवा, छठवा। अब छठवें के बाद अपन आते हैं 10वें में। 10वां व्यक्ति सुसाइड करेगा। 9वां व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल बनेगा, चाकू छुरी बंदूक लेकर रोड पर चलेगा, जो आज हो रहा है। और 8वां बंदा चोर डकैत बनेगा। 8वें के बाद आए 7वें बंदे पे। 7वां बंदा जो है वो साइबर अपराध का, जैसे अभी अखिलेश सिंह और राजू सिंह ने मिलकर फ्लोरामैक्स कंपनी के नाम से ठगी की है, इस प्रकार का ठगी करेगा। तो ये याद रखिए, 8 में 6 बंदे सुरक्षित हैं, 4 बंदे, 4 में 3 बंदे तो जेल जाने तय हैं,
और एक बंदे की मृत्यु भी तय है। यह मैं आज लिख कर दे रहा हूँ। यदि आप लोग मेरे इस गणित को देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आरबीआई द्वारा जो नोट छापे गए हैं वो 35,34,000 करोड़ छापे गए हैं, परंतु जो लोन दिया गया है वो टोटल 2,05,000 करोड़ के आसपास का लोन है। 35,34,000 नोट छापे गए हैं, 2,05,000 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया गया है। आंकड़ा ध्यान रखिएगा, ये लोन दिया गया है तो बाकी पैसा आया कहाँ से? और ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं, इनके डायरेक्टर कौन है और इनका पॉलिटिकल कनेक्शन क्यों निकलता है? जितनी भी ये वित्तीय संस्थानें हैं, अगर आप देखेंगे तो इनका डायरेक्टर या तो पी चिदम्बरम होगा, या उनका लड़का होगा, या बीजेपी का कोई विधायक होगा, हो सकता है कमलनाथ हो सकता है अ, सिंधिया परिवार से हो सकता है राजनाथ सिंह के परिवार से हो सकता है अमित शाह के परिवार से हो। तो आप ये चीज नोटिस किए होंगे, अगर आप उनके डायरेक्टर लिस्ट अगर देखेंगे, डायरेक्टर कौन कौन है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, ओम बिरला है, आदित्य फाइनेंस चला रहे हैं, आदित्य बिरला फाइनेंस चला रहे हैं, कैपिटल चला रहे हैं। रतन टाटा जी का भी जो है टाटा कैपिटल चल रहा है। कोटक महिंद्रा का महिंद्रा फाइनेंस चल रहा है, उदय कोटक का चल रहा है। तो ये जितने बड़े संस्था वाले हैं, ज्यादातर बैंकें इन्हीं की हैं। और लोगों को दिखाने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा सोशल वर्क कर लेते हैं अपने काले चरित्र को छुपाने के लिए। यदि लोग सही जानकारी रखना चालू कर दे तो ये जितने भी हैं भ्रष्ट अधिकारी, यह सब जेल जाएंगे, भ्रष्ट नेता मंत्री जेल जाएंगे। पर क्या है, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि आज के समय इन्होंने हमारी बुद्धि को इस प्रकार से भ्रमित किया है कि हम कोई सवाल ना कर पाए। इस कारण इन्होंने हमको कर्ज के दलदल में इतना दबाया है कि हम पूरे महीने भर काम करके 1 या 2 तारीख को सिर्फ लोन की ईएमआई पेड कर सके, इस टेंशन में रहते हैं। जैसे हमारा सैलरी आता है, हम सबसे पहले लोन की ईएमआई भरते हैं, अपने बच्चे तक का इलाज नहीं करवाते। ये हमारे मतलब ये नेता मंत्री उद्योगपति ये हमको मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखे हैं। अंग्रेज थे, इनसे लाख गुना अच्छे थे, कम से कम हथियार मार के दिखाते थे कि ये देखो हमने तुमको गुलाम बनाया है। पर इन्होंने आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया है। तो यही सब बातें हैं। यदि आप लोग थोड़ा थोड़ा सोचे पूरे बातों को और ध्यान दे तो देखिएगा बहुत बड़ा इस पर घोटाला है। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया है पूरी, और इसके प्रमाण भी मैं दूंगा। छत्तीसगढ़ में स्टाम्प घोटाला चल रहा है, पर किसी नेता मंत्री को सुध लेने की कोई भी जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। क्यों? सुध लेंगे तो इनका कमीशन आना बंद हो जाएगा भाई। अब कोरबा में जो कांड हुआ तो उसपे मुझे एक बीजेपी के बंदे ने ही आके बोला कि भैया आपको मैं बताऊं, जब राजू सिंह से बातें हो रही थी तो बातें ये हुई हैं कि जितना तुमने कांग्रेस को प्रॉफिट पहुंचाया उतना प्रॉफिट तुम हमको दो, तभी तुम अपना व्यापार कर पाओगे। वो तो सही हुआ कि सही समय पे एक बहन ने जो है कहीं ना कहीं से खुलासा किया। हेलो, ऊपर आ जाइए। तो कहीं ना कहीं उस बहन ने एक हिम्मत किया और जाकर एक शिकायत के माध्यम से, एक फोन कॉल के माध्यम से ये फ्लोरामैक्स का एक जो ये 500 करोड़ के आसपास का घोटाला है ये खुला। सिर्फ एक बहन के हल्के से मन में डाउट हुआ और उस डाउट को उन्होंने क्लियर करने के लिए एक शिकायत किया। तो आप समझ जाइए ऐसे छत्तीसगढ़ के अंदर कितने घोटाले चल रहे होंगे। एक का डबल करने वाले आजकल तो नए नए सिस्टम से घोटाले किए जा रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो, जिस प्रॉपर्टी की कीमत जो है 1 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं होगी, पर उसको आप 5,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदोगे।
और खरीदने के बाद भी आप उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है सामने वाले व्यक्ति को देकर रखोगे, और वो आपको 12-13 साल बाद पैसा आपका रिटर्न करेगा। मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ भी बहुत बड़ा घोटाला है। और इस पे भू संपदा विभाग जो है वो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहा है, ना कोई कार्रवाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनको भी मोटा मोटा अमाउंट जो है ना घर पहुंच जाता है। तो ये याद रखिए, आप लोग आज जो भारत में जी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर जी रहे हैं ना, तो एक पूरे करप्ट सिस्टम के अंदर एक सर्कल बन गया है करप्ट का। भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, इसी के लिए आप लोग की सोचने समझने की इच्छा को खत्म कर दिया गया है। आपको मानसिक रूप से गुलाम बना लिया गया है, इसलिए आप सवाल नहीं कर पाते हैं। और मैं सवाल करता हूं तो मेरे ऊपर आए दिन किसी न किसी प्रकार का जो है, किसी थाने में एफआईआर या शिकायत दर्ज करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, हालांकि हो नहीं पाता है क्योंकि मैं पूरे प्रमाण के साथ रहता हूं। पर मैं तो सवाल करूंगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए सवाल करूं, आप लोग के लिए खड़े रहूं, तो आप लोग भी मेरा सहयोग करिए। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दे दूंगा, उसी वक्तव्य पे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरा समर्थन करिए। मैं आप लोगों के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।